नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी बड़े उत्साह के साथ अमेरिका गए थे। अमेरिका ट्रंप ने बुलाया था या मोदी जी ने अर्जी डाली थी, ये तो एक अलग मामला है, पता नहीं, सच्चाई कौन जानता है। लेकिन गए थे बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ। वहां पर एक हो गई गड़बड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा और वहां पर सवाल पूछ लिया गया अडानी के बारे में। और सवाल सुनते ही मोदी जी के चेहरे का जो भाव बदला था वो तो आपको याद होगा। जिस तरह से उन्होंने इसको पर्सनल मामला बताया था और ऐसे ऐसे हाथ दिखाते हुए कहा था कि ऐसे मामलों पे बात करने के लिए ना दो देशों के प्रमुख मिलते हैं, ना बात करते हैं या क्या करते हैं। उस हाथ वाले जो जेस्चर था, जो हाथ वाला उनका जेस्चर था, उसका काफी मजाक भी उड़ा था। लेकिन अडानी का सवाल गोल गोल घूमकर बार बार उनके सर पर सवार हो जाता है। यह लगा था कि मोदी जी वहां गए हैं, F-16 जैसा कबाड़ा खरीद के ले आए हैं और भी सारी बातों को सर झुकाकर हां हां कहा है। यहां तक कि उनके मुंह पर ब्रिक्स को मृत घोषित कर दिया गया, डेड घोषित कर दिया गया। वही ब्रिक्स जिसके निर्माण में भारत का, जिसको बनाने में भारत का रोल है, जिसकी मीटिंग्स में मोदी जी बड़ी शान से जाते रहे हैं, उसको मृत डेड घोषित कर दिया गया। उस पर भी बेचारे मुस्कुराते रहे। लगा यही था कि कम से कम और कुछ नहीं हुआ होगा तो अडानी जी का जो रास्ता थोड़ा गड़बड़ हुआ है, मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ है, उसको सॉल्व करके आ गए होंगे। आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक खबर आई कि अमेरिका ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 जो था उसको खत्म कर दिया है। और उसके बाद एनडीटीवी जो मिल्कियत है हमारे अडानी जी की और बाकी चैनलों ने एकदम उछल उछल के कहना शुरू कर दिया कि अडानी जी के ऊपर अब कोई केस नहीं चलेगा। जिस मामले में अडानी जी के ऊपर केस था वो मामला ही वापस ले लिया गया, वो कानून ही खत्म कर दिया गया। बड़ी खुशियां मनाई गई थी और यह भी कहा जा रहा था, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली यह भी दावा किया जा रहा था कि मोदी जी के जाने से पहले ही यह एक्ट खत्म करके अमेरिका ने गिफ्ट दिया है अडानी को भी और मोदी जी को भी। लेकिन तब भी जानकार बता रहे थे, मैंने भी अपने शो पर इशारा किया था कि इस मामले में तो अडानी के ऊपर केस है ही नहीं। वो जो पूरा मामला था, वो पूरा मामला तो सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए था। उसमें इतनी ही राहत मिल सकती थी कि अडानी से जुड़े हुए जो अमेरिकी नागरिक थे, अगर उनको उससे मुक्ति मिल जाती तो अडानी को थोड़ी सी राहत मिल जाती। लेकिन अभी ठीक से लौट के सेटल भी नहीं हुए थे मोदी जी कि दो घटनाएं एक के बाद एक हो गई। एक तो दोबारा भारत के जो अवैध प्रवासी वहां पर हैं उनको जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया। और इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने बाकायदा वीडियो जारी किया कि किस तरह से हम इल्लीगल लोगों को, जो अवैध प्रवासी हैं, उनको जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। सवाल यह उठा कि चाइना के तकरीबन 40,000 लोग वहां पर अवैध तरीके से रहते हैं, उनमें से किसी को नहीं भेजा गया। ना हथकड़ी, ना बेड़ी, ना जहाज, ना भेजना, ना कार्रवाई, कुछ नहीं हुई। वो 40,000 वहां पर मजे से हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने लोगों को शान से ले गए, लेकिन भारत के लोगों को बाकायदा हथकड़ी और बेड़ी में भेजा गया। तो सवाल पहला तो यही उठा कि भाई मोदी जी के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने यह कहा कि मोदी जी को अवैध प्रवासियों से क्या लेना देना है, अडानी का मामला तो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी 2 दिन नहीं बीते थे कि वहां जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसको समझना हो तो समझ लीजिए जैसे अपने यहां सेबी है, वैसे ही वहां पर SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उसने जारी कर दिया एक लेटर और बड़ा धमाका कर दिया। असल में अडानी और उनके लोगों के ऊपर जो केस हुआ है वो SEC ने किया है, वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत नहीं हुआ है। यह बात अब तो कम से कम सबके समझ में आ जानी चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने यह लेटर जारी किया और यह लेटर ट्विटर पर वायरल हो गया। यह भी नहीं कि गोपनीय तरीके से भेज दिया हो, किसी को पता ना चले, यह पब्लिकली भेजा गया, पब्लिकली इसको शाया किया गया, पब्लिश किया गया और सारी दुनिया ने यह देख लिया कि मोदी जी के जाने के बावजूद अडानी जी के सिर पर जो तलवार लटक रही थी, उस तलवार से उनको मुक्ति नहीं मिली है। यह लेटर क्या कहता है? 2-3 बातें यह लेटर कहता है। पहली बात तो जो साफ करता है कि केस अभी तक है जिसमें वारंट जारी किया गया है। दूसरी बात यह कहता है कि चूंकि अडानी और उनके एसोसिएट इंडिया में हैं, अमेरिका में नहीं है, भारतीय नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, इसलिए उनको नोटिस सर्व कराना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हम नोटिस नहीं सर्व करा सकते।
तीसरी बात उन्होंने यह बताई है कि एक हेग कन्वेंशन के तहत यह सिस्टम बना था कि अगर आपके देश में कोई अपराध करता है, विदेशी नागरिक है और अपने देश में चला जाता है, तो उसको नोटिस वहां की सरकार के जरिए सर्व कराई जाएगी। यह समझौता हेग के कन्वेंशन में हो चुका है। इसी हेग कन्वेंशन को कोट करते हुए यह लेटर भारत से यह अनुरोध करता है, यानी भारत की सरकार से, यानी मोदी जी की सरकार से यह कहता है कि हम ये नोटिस भेज रहे हैं, ये अडानी जी को सर्व कराओ। यानी अगर एक लाइन में समझना हो तो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मोदी सरकार से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत आप इस बात के लिए बाध्य हैं कि यह नोटिस अडानी जी को दी जाए। अब आप जरा सोच के देखिए, सरकार से कहा जा रहा है अडानी जी को नोटिस देने का। जो मामला है वो आप जानते हैं कि भारत में घूस देने का मामला है, कि भारत में घूस दी गई अपना काम निकालने के लिए। काम यह था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जिसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, उसके थ्रू हमारे अडानी जी सरकारों को बिजली सप्लाई करेंगे और सरकारें जनता को वो सप्लाई करेंगी। लेकिन वो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, तो सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी की सरकारें तो तैयार हो जाएंगी क्योंकि मोदी जी का आदेश आएगा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो गैर बीजेपी की सरकारें थीं वो इसके लिए तैयार नहीं थीं और उनको तैयार करने के लिए अच्छी खासी रकम घूस में दी गई, ये आरोप लगाया गया है। और फिर इसी रकम से जो टेंडर हासिल हुए उनके थ्रू दिखाया गया वहां पर कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है और वहां के इन्वेस्टर्स से पैसा वसूला गया। ये पूरा खेल है। अब इसमें देखें तो असल अपराध तो भारत के अंदर हुआ है, जहां की सरकारों को घूस दी गई है। जब यह मामला आया तो अमित मालवीय जी और बाकी लोग जो आईटी सेल देखते हैं वो उछल उछल कर कहने लगे कि घूस जो लेने वाले हैं उसमें तो कांग्रेस की सरकारें भी शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम आया जगन मोहन रेड्डी का। सारी चर्चा चली। हमारे जैसे लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस ने अगर घूस लिया है, अगर अशोक गहलोत ने घूस लिया है, अगर भूपेश बघेल ने घूस लिया है, अगर किसी भी कांग्रेसी ने घूस लिया है, तो गिरफ्तार करने से आपको रोक कौन रहा है। जरा सी बात पे तो ईडी सीबीआई आप भेज देते हैं कांग्रेसी नेताओं के लिए। यहां इतनी बड़ी घूस की बात है, आखिर आपकी ईडी सीबीआई उनके घर जाकर जांच क्यों नहीं कर रही है। समस्या यह थी कि घूस अगर लेने वाला अपराधी है तो घूस देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो मान लीजिए, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और यह सच नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने अडानी से घूस ली, तो अगर केस चलेगा तो अडानी भी जेल में जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी जेल में जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री को जेल भेजने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अडानी को जेल कैसे भेजेगी ये सरकार, इसीलिए भारत के अंदर इसकी जांच तक शुरू नहीं हुई है। यह तो अच्छा था कि मोदी जी से किसी ने यह नहीं पूछ लिया कि चलिए वो तो अडानी का पर्सनल मामला है, लेकिन जो घूस दी ली गई है वो तो भारत के कानून के हिसाब से अपराध है, तो भारत में इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। अगर यह सवाल पूछ लिया गया होता तो शायद हाथों के इशारे भी काम नहीं आते। या तो मोदी जी छोड़कर चले गए होते प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर चुप रह जाते, कोई और सवाल लेने की बात करते। अब इस मामले में जो लोग हैं, गौतम अडानी हैं, सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं, विनीत एस जैन हैं, रंजीत गुप्ता हैं, सिरिल कैबनेज हैं, सौरभ मल्होत्रा हैं और रूपेश अग्रवाल हैं। ये सारे लोग अडानी से जुड़े हुए हैं। अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और ये जो नोटिस सर्व करना है वो इन सारे लोगों को सर्व करना है। अब मोदी जी के सामने एक बड़ा धर्म संकट ये आ गया है कि वो इस नोटिस का वो क्या करें। अभी तक तो जाहिर है कहीं से कोई कमेंट नहीं आया है, भारत सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के यहां से कोई कमेंट नहीं आया है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि भारत सरकार की इस पर राय क्या है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये है कि अगर अडानी को सर्व किया गया नोटिस तो लीगल प्रोसेस कायदे से शुरू हो जाएगा और इसके बाद अगर एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की गई, अगर कहा गया कि अडानी जी को अमेरिका को सौंप दिया जाए, तो सरकार के लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरीका यह हो सकता है कि कुछ जांचें यहीं पर कर ली जाएं, कुछ मुकदमे यहीं पर कर लिए जाएं, ताकि कल को जब अमेरिका एक्स्ट्राडिशन के लिए कहे, जब अमेरिका यह कहे कि अडानी को हमारे घर भेजो, तो भारत सरकार यह कह सके कि अभी तो उसके खिलाफ यहीं जांच चल रही है, अभी तो उसके खिलाफ यहीं कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक ये सारे केसेस सॉल्व नहीं हो जाएं हम अमेरिका नहीं भेज सकते हैं। ये इकलौता सलूशन बचा हुआ है। अब कौन सा सलूशन अपनाया जाता है? चुप्पी से काम चलता है कि नहीं चलता है? क्योंकि अगर ये चुप्पी रखेंगे
तो जो एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो अपना अगला स्टेप लेगा। हालांकि मस्क और ट्रंप दोनों कह चुके हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की भी जांच कराई जाएगी, लेकिन इसको बंद करना इतना आसान काम नहीं होगा। जब यह खबरें आई थी तो अडानी जी ने और उनकी जो टीम है उसने कहा था सारे आरोप तथ्यहीन हैं। कहना ही पड़ेगा, और क्या कहेंगे, ये थोड़े कह सकते हैं कि आरोप सारे सही हैं। लेकिन दुनिया ने इस बात को नहीं माना था और अडानी की जो नेटवर्थ थी उसमें 1 लाख करोड़ की कमी आ गई थी। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नए लोन मांगे जा रहे हैं। यह तो कहानी का एक हिस्सा है। कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो और मजेदार है। आप सबको याद होगा कि मोदी जी भाग के गए थे कतर के जो अमीर थे शेख हल्दानी, उनको उनकी जहाज पर रिसीव करने। प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे। जो ट्वीट किया था उसमें उनको भाई कहा था और सबने ये सवाल उठाया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से अगर इतनी दिक्कत है तो फिर विदेशी मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है। जिस तरह से कतर के शेख का स्वागत किया गया था, जिस तरह से कतर के शेख को इज्जत दी गई थी, सबको इज्जत दी जाती है। जो बाहर से आता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसको इज्जत दी जाती है, लेकिन कतर के शेख को थोड़ा एक्स्ट्रा दी गई थी। प्रोटोकॉल तोड़े गए थे और सबको आश्चर्य हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। कई लोगों ने यह कहा था कि नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने एक शानदार रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। खबर यह है कि 12 फरवरी 2025 यानी इसी महीने की 12 तारीख को अडानी समूह की एक कंपनी है अडानी हार्बर सर्विसेज, उसने कतर में एक ज्वाइंट वेंचर लगाया है जिसमें उसकी 49% की भागीदारी है। 12 फरवरी 2025 को यह खबर आती है कि अडानी हार्बर सर्विसेज ने कतर के अंदर एक ज्वाइंट वेंचर लगाया है जिसमें 49% की उनकी हिस्सेदारी है। 5 दिन बीतते हैं, 17 फरवरी आती है। 17 फरवरी को कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी, वो आते हैं हिंदुस्तान। और जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो सारे नियम कानून तोड़कर, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया जाता है। कहीं ये अडानी जी को ज्वाइंट वेंचर लगाने की जो अनुमति मिली है वहां पर, जो परमिशन मिली है वहां पर, उसी के लिए थैंक यू तो नहीं था मोदी जी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर के अमीर की जो सारी इज्जत की गई वो इसलिए की गई क्योंकि कतर में अडानी जी को बिजनेस की जगह मिल रही है, और वो भी तब जब दुनिया भर में अडानी जी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। स्विट्जरलैंड में हिंडनबर्ग ने बताया था कि स्विस अधिकारियों से मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की जांच के तहत अडानी ग्रुप के कई स्विस बैंक खातों में जमा 31 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी गई थी और यह जांच 2021 से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं वहां पर भी रिश्वतखोरी के आरोप का अभियोग दर्ज किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है कि अडानी के कर्मचारियों ने आदिवासी जो मजदूर हैं, आदिवासी जो उनके लोग हैं, उनको कारमाइकल कोयला खदान के पास के झरनों तक पहुंचने से जबानी तौर पे और फिजिकल तौर पर रोकने की कोशिश की। यह केस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अडानी की जो पावर डील है उसको रिव्यू करने के लिए कहा है। कीनिया का किस्सा आप जानते ही हैं, जहां के प्रधानमंत्री ने भरी संसद में आकर घोषणा की और अडानी के साथ हुई सारी डील्स कैंसिल कर दी। श्रीलंका में आप जानते हैं कि जो अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो चुका है। गौतम अडानी खुद उससे पीछे हट चुके हैं। और ऐसे में जब सारी दुनिया में अडानी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कतर जैसे मुल्क में अगर 49% भागीदारी के साथ ज्वाइंट वेंचर लगाते हैं अडानी, तो ये उनके लिए राहत की बात है। और कहीं ऐसा तो नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कि उसी का थैंक यू करने के लिए हमारे मोदी जी ने इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर का स्वागत किया। तो कतर के अमीर के स्वागत की यह कहानी हो सकती है। न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत डिटेल लिया है, मैं उसका लिंक आपको दे देता हूं, उसको खोल के जरूर पढ़िएगा। लेकिन अमेरिका में कुछ खास दाल गलती नजर नहीं आ रही है। एक बड़ा खतरा दिख रहा है। जो इंडियन फार्मा कंपनियां हैं जो अपनी दवाइयां अमेरिका में अभी तक बेचा करती थी, उनको एक्सपोर्ट किया करती थी,
जिस तरह के नए टैरिफ की बात हो रही है, उस तरह का अगर नया टैरिफ लगा तो 2.25 अरब डॉलर की जो ये एक्सपोर्ट रकम आती थी, वो रकम खतरे में पड़ सकती है। और इसका मतलब सीधा सा ये हो सकता है कि फार्मा उद्योग जो हमारा है, उसको अपने एम्प्लॉइज में, अपने ऑपरेशंस में जबरदस्त कर्टेल करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो पहले से इतनी ज्यादा है, वो और बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि एलन मस्क की टेस्ला, जिसने यहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट करने की घोषणा की, एम्प्लॉइज यहां पर भर्ती कर रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एलन मस्क को इंडिया में कार बनानी नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सपोर्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिकन बाइक्स पे 100% टैरिफ लगाता है, तो फिर आप वहां जाकर कार क्यों बना रहे हैं? यही कार बनाइए और कार उनको बेचिए ताकि वो टैरिफ कम करने पर मजबूर हों। तो टैरिफ वार के नाम पर जिन देशों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, उनमें से हिंदुस्तान का होने वाला है। अडानी जी को कहीं से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इन सब के बीच शायद कतर में जो ज्वाइंट वेंचर लगाया गया है, उससे अडानी का जो घाटा हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। तो ऐसे में अगर मोदी जी कतर के अमीर को थैंक यू बोल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज के लिए इतना ही। आपको सोचने समझने के लिए एक सवाल देकर जा रहा हूं कि क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी भी देश के एक रईस के साथ, एक कैपिटलिस्ट के साथ इतना ज्यादा इस हद तक चलने की जरूरत होती है? क्या ये देश के हितों को किनारे रख के एक इंडिविजुअल के हित को आगे बढ़ाने की बात नहीं है? और अगर ऐसा है तो गोदी मीडिया ये सवाल क्यों नहीं उठाता है, क्यों चुप रहता है? आपको जो लगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ में जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो इनको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, उन तक भी जो अब भी गोदी मीडिया के जाल में फंसे हुए हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की अगर मेंबरशिप आप हमारी ले लेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।